तो आपको जितना इंटरेस्ट उस पर है एफडी पे, जो इस समय का होगा वो आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करके मिल जाएगा। तो हमने देखा ये चीज़ें, फिर मैंने देखा कि रेपो रेट क्या होता है, फिर हमने देखा रिवर्स रेपो रेट क्या है। अब रिवर्स रेपो रेट की जगह एक और फैसिलिटी आई है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। फिर हमने देखा SLR, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, हमने देखा CRR, तो इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया। अब जो हमें देखना है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और क्या हमें देखना है? हमें देखना है LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, फैसिलिटी। इसके बाद एक टर्म सब लोग यूज करेंगे MSR, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, इन तीन टर्म्स को पहले हम लोग बारी बारी से समझते हैं। फिर हमें एक टर्म्स यूज करना है, जो की टर्म्स है हमारा, व्हाट इज डिस्काउंटिंग, व्हाट इज री डिस्काउंटिंग, और एक टर्म्स और यूज होता है आपका रीफाइनेंस। आज इन टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, ये आज का टॉपिक है। स्टैंडिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो SDF में था, है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एक बार हम लोग जितना ये 4 डेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको एक लाइन से 15 मिनट में हम लोग रिकॉल करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स, और ये एंड हुआ, ठीक है ना। फिर कल से हमारा नया चीज़ शुरू होगा। चलो शुरू किया जाए। रफ के तरीके से लिखो, बहुत स्पीड में लिखो, जितना टाइम यूटिलाइज करोगे, है ना, बहुत ज़रूरी नहीं राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग आपके घर पर अच्छी करो। चलो ओपन मार्केट ऑपरेशन हम देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंकिंग में क्या होता है? अच्छा, नॉर्मल डेज पे होता क्या है? नॉर्मल डेज पे हमें, जब नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं कि सब कुछ टाइम फ्रेम अपना नॉर्मल चल रहा है। अगर बैंक को पैसा चाहिए RBI से, तो क्या करेगा? RBI के पास जाएगा और RBI से क्या करेगा? लोन लेगा, बदले में क्या देगा? सिक्योरिटी बॉन्ड, या है ना, हाँ, सिक्योरिटी उसे देगा, और एक रेट डिसाइड करेगा जो बैंक देगा RBI को। क्या रहेगा? रेपो रेट। कोई दिक्कत? ये नॉर्मल डेज में होता है कि अगर बैंक को RBI से पैसा चाहिए तो अपना सिक्योरिटी बॉन्ड उसके पास गिरवी रखेगा, बदले में लोन लेगा, और एक इंटरेस्ट देगा, वो क्या रहेगा? रेपो रेट। ये नॉर्मल डेज में हुआ। अगर बैंक के पास ज़्यादा एक्सेस पैसा हो गया, बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, तो बैंक क्या करेगा? उस पैसे को, यानी कि RBI को लोन दे देगा। RBI को पैसा देने का मतलब है कि RBI को इसने लोन दिया। RBI बदले में क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड उसे देगा, और साथ में क्या देगा उसे? एक रेशियो, जो इंटरेस्ट देगा वो क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट। ये तो नॉर्मल डेज में चल रहा था कहानी, है ना, कि नॉर्मल डेज में अगर बैंक को नीड है तो RBI से पैसा लेगा लोन के रूप में, और उसे रेपो रेट देगा, है ना, कि एक जो रेशियो रेपो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो रेपो रेट देगा। रेपो रेट है बेटा रीपरचेजिंग,
ऑपरेशन, मैंने कल बताया था, कल नहीं थे क्या? हाँ, चलो जब रिकॉल करेंगे उसको फिर से क्लियर कर देंगे। अभी समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम रेपो रेट का नाम देते हैं। ये बात समझना कि बैंक, जैसे मैंने आपको पैसा दिया तो आपको पैसा दिया तो बदले में आपसे इंटरेस्ट पे करूंगा कि नहीं करूंगा, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंकिंग के लैंग्वेज में रेपो रेट कहते हैं। अब वो क्या है ना, रीपर्चेज ऑपरेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि वही बॉन्ड फिर से वापस रिटर्न हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग, जो मैंने बताया था कि डिस्काउंटिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उसको भजाते हैं, डिस्काउंट करते हैं, वो चीज़ें हम लोग बाद में। बस अभी तत्काल के लिए जानना है कि बैंक ने आरबीआई से पैसा लिया तो आरबीआई को चाहिए इंटरेस्ट, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करेगा बैंक पे वही कहलाता है रेपो रेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सब नॉर्मल डेज में चल रहा है। नॉर्मल डेज में बैंक के पास बहुत एक्सेस पैसा होगा तो बैंक क्या करेगा, अपना पैसा आरबीआई को देगा कि भाई हमारे पास पैसा एक्सेस बचा हुआ है, वो पैसा मेरे पास रहेगा तो उसमें मुझे कुछ चार्ज नहीं। तो नियम ये है कि वो आरबीआई को पैसा देगा। तो आरबीआई के पास पैसा है तो आरबीआई क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट ऑफ रेट देगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं बेटा रिवर्स रेपो रेट। और बदले में जो भाई पैसा दिया है तो सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करेगा। ये तो चल रहा था नॉर्मल डेज में। लेकिन मार्केट की स्थिति ऐसी हो जाए, है ना, कि मार्केट में थोड़ा सा बदलाव ये आ जाए कि बैंक बहुत पैसा बांट रहा है, और ये बात समझ में आ रहा है किसको, आरबीआई को, कि बैंक अपने मनमाने तरीके से बहुत पैसा बांट रहा है। अब उसे क्या करना है कि पैसा मार्केट में कम उतरे। देखो नॉर्मल डेज की बात अलग है, एक होता है इन्फ्लेशन, है ना, मंदी, आपका महंगाई, और एक होता है मंदी। महंगाई और मंदी का दौर कैसे आता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा उतर रहा है तो क्या आएगा, मंदी आएगी। मंदी का दौर कब आता है, जब कुछ खरीद ना पाओ, जब उत्पाद कम हो रहे हैं तो मंदी का दौर आता है, यानी मार्केट में पैसा नहीं है। यानी बैंक बहुत ज़्यादा पैसा बांटेगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, यानी महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आरबीआई को समझ में आएगा कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंकों पे लगाम लगाना पड़ेगा। अब बैंक पे लगाम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास जो पैसा है वो पैसा आप क्या करें, अपने पास ले आए, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसा रहेगा तो बैंक का काम ही है लोन बांटना, तो बांटेगा। ऐसे कंडीशन में अगर बैंक के पास बहुत एक्सेस पैसा है ना, इस कंडीशन में बैंक तो लोन बांट सकता है, लेकिन अब आरबीआई ये चाहता है कि बैंक पैसे को बांटे। उस कंडीशन में क्या कहेगा आरबीआई कि जो तुम्हारे पास पैसा है ना, उसका एक अमाउंट डिसाइड करेगा कि इतना करोड़ रुपया या इतना अरब रुपया हमको क्या चाहिए, हमको आरबीआई के पास जमा करो। अच्छा, मैंने कहा था नॉर्मल डेज में बैंक के पास खुद एक्सेस होता है तो बैंक क्या करता है, आरबीआई को देकर के उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन नॉर्मल डेज में नहीं है। अभी दौर कैसा है, या तो महंगाई का है या मंदी का है, तो अभी हम महंगाई की बात करते हैं। यानी मार्केट में बहुत पैसा बैंक बांट रहा है, तो आरबीआई को समझ में आता है कि अगर बैंक के पास पैसा ना हो तो क्या होगा, वो पैसा बांटना बंद कर देगा। इस कंडीशन में आरबीआई आदेश करेगा बैंक को कि इतने करोड़ रुपया आप हमारे पास ला करके जमा करिए। यानी कि बैंक को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये गार्जियन है बैंक का, यही कंट्रोल करता है पूरे बैंक को। तो अब आरबीआई ने कहा कि जो तुम्हारे पास एक्सेस मनी है वो एक्सेस मनी किसके पास ला करके दो, आरबीआई का। बदले में मैं तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, रिवर्स रेपो रेट या एसबीएल। दोनों कंडीशन में तुम्हें पता है, रिवर्स रेपो रेट अगर तुम लेते हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप रिवर्स रेपो रेट लोगे तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड कौन देगा, आरबीआई आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं, मुझे रेपो रेट नहीं, रिवर्स रेपो रेट नहीं चाहिए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चाहिए, एचडीएफ चाहिए, है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, है ना, वो रेट अगर हमें चाहिए तो मैं आपको गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट कोलेटरल नहीं दूंगा। मैंने कहा कि अब बैंक इस पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। इस वजह से अब क्या हुआ कि यहाँ बैंक की मर्जी नहीं है कि मैं अपना पैसा आरबीआई को दूं, लेकिन आरबीआई ने क्या किया है, आपको बॉन्ड किया है कि आपके पास जो एक्सेस मनी है वो एक्सेस मनी हमारे पास ला करके दो, बदले में मैं तुम्हें रिवर्स रेपो रेट या एचडीएफ दूंगा। यानी कि ये बॉन्ड किया जा रहा है। तो ये तो उस समय आया जब महंगाई का दौर है। एक और आएगा आपका कि मंदी का दौर है, कि बैंक पैसा बांट ही नहीं रहा है ना, बैंक के पास या तो पैसा नहीं है, बैंक से पूछा जाएगा ना कि अगर बैंक के पास मनी नहीं है तो बैंक पैसा बांटेगा क्या, बैंक पैसा नहीं बांटेगा। तो बैंक से पूछेगा आरबीआई कि भाई मार्केट में पैसे क्यों नहीं उतार रहे हो, तो कहेगा सर मेरे पास पैसा नहीं है।
उस कंडीशन में आरबीआई एक फैसिलिटी रखी है कि तुम हमारे पास आओ, है ना, और हम तुमको पैसा देते हैं, है ना, और तुम बदले में मुझे क्या दोगे? रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रेपो रेट, और जो तुम्हारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुम्हारे पास है उसको लेकर के आना, है ना। बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का तो हम देंगे नहीं तुम्हें पैसा। तो अभी देखो, नॉर्मल डेज में हम खुद सब कुछ कर रहे थे, बैंक को पैसे की नीड होती थी, आरबीआई के पास चला जाता था, बैंक के पास एक्सेस मनी होता था, बैंक खुद अपने पैसे को आरबीआई के पास ले जाता था। लेकिन यहाँ कंडीशन आरबीआई डिसाइड कर रहा है कि बैंक जब पैसा नहीं बांट रहा और बैंक का इच्छा नहीं है कि मैं आरबीआई से पैसे लूँ और पैसे लेकर के मार्केट में लोन के रूप में दूँ, फिर भी आरबीआई ने आदेश किया है कि तुम मुझसे पैसे लेकर के जाओ, जब तुम्हारे पास पैसा कंप्लीट हो रहा है तो तुम उस पैसे को क्या करोगे? लोन के रूप में बांटोगे। यही जो टोटल ऑपरेशन है, यानी महंगाई के दौर में जो आरबीआई ने पैसा लेने की बात किया है और मंदी के दौर में पैसा देने की जो बात किया है, वही जो कहलाता है बेटा आपका क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई दिक्कत इस टॉपिक में? यानी कि आरबीआई हर समय बैंक पे और मार्केट पे नजर बनाए रखती है। ओपन मार्केट यानी कि सिर्फ बैंक पे नजर नहीं बना रखी है, मार्केट पे भी अपनी आंख खोल के रखा हुआ है कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या महंगाई का दौर चल रहा है या मंदी का दौर चल रहा है। अगर महंगाई का दौर चल रहा है तो क्यों चल रहा है? तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा मतलब बैंकों के पास बड़ा ज़्यादा पैसा हो रहा है, तो एक काम करो, अपना पैसा ला करके मुझे दो, मैं तुमको इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, और वो पैसा जब मेरे पास रहेगा तो तुम लोन के रूप में नहीं बांट पाओगे। अच्छा देखेगा मार्केट में मंदी का दौर है, तो क्यों मंदी का दौर है? क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, तो पैसा कौन देगा? बैंक देगा मार्केट को पैसा। तो उस समय में क्या करेगा कि बैंक कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो आरबीआई कहेगा उससे लेके चले जाओ, बदले में जो मुझे रेपो रेट देते थे वो रेपो रेट आपको देना है, और ये स्ट्रिक्टली बाउंड किया जाता है। यानी कि आपकी मर्जी नहीं है कि बैंक कहेगा नहीं 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 हमको लोन नहीं बांटना है सर, एक साल तक हम कोई लोन नहीं बांटेंगे, नहीं, वो डिसाइड आप नहीं करोगे, वो डिसाइड कौन करेगा? आरबीआई। तो ये जो मार्केट में नज़र बना करके अपनी खुली आंख बना करके रख रहा है, और उस हिसाब से वो डिसाइड करता है कि बैंक को पैसा आरबीआई के पास जमा करना है या आरबीआई अपना पैसा बैंक को देगा एज ए लोन में बांटने के लिए। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई दिक्कत? एक काम आपका कंप्लीट हुआ? इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ लो बेटा, रिकॉल करेंगे उसके बाद फिर तो उसमें एक बार और आप पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी पूछ लो। नॉर्मल डेज में सब कुछ नॉर्मल, जबरदस्ती नहीं है, हमारी आपकी दोस्ती है, हमने आपको टिफिन दिया, आपने मुझसे टिफिन शेयर किया, मैंने अपनी कॉपी आपको शेयर किया, ये तो है। लेकिन एक समय आता है जब आप हमारा आपका झगड़ा हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? मैं 4 दिन नहीं आया स्कूल में, तो सर से मैंने कहा कि सर कॉपी किसी का दिलवा दीजिए, और सर को पता है कि सबसे अच्छी कॉपी किसकी है? जो उसका दुश्मन हो चुका है, जिससे उसका झगड़ा हो चुका है, तो उसमें सर बाउंड करते हैं ना कि अपनी कॉपी दे दो। यहाँ पे आरबीआई वो बाउंड कर रही है, आपको स्ट्रिक्टली आदेश दे रही है कि ये काम करना है, या तो मुझसे पैसे लेकर के जाओ या तो पैसा मुझे ला कर दो। किस कंडीशन में लाना है वो कंडीशन आपको पता है, या तो महंगाई का दौर होगा या तो मंदी का दौर होगा। और नॉर्मल डेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप बांट रहे हो बांटो, आपके पास है पैसा आप मेरे पास लाओ, मुझसे इंटरेस्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब दोस्ती का दौर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो समय हमारे विपरीत चल रहा हो, है ना, अनुकूल न चल रहा हो, उस कंडीशन में 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो महंगाई या तो मंदी। उस कंडीशन में आरबीआई इस तरीके से काम करती है, उसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। हो गया कंप्लीट? अगला टॉपिक क्या था बेटा हमारा? LAR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तरलता होता है। अरे हिंदी थोड़े पूछे हैं। लिक्विडिटी मतलब तरलता। वैसे तो आप सेल पूछेंगे तो सेल मतलब कोठरी भी होता है, सेल मतलब बैटरी भी होता है ना, सेल मतलब जेल भी होता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। लिक्विडिटी कल मैंने बताया था, लाइबिलिटी भी बताया था, असेट्स भी बताया था, और बीच में लिक्विडिटी का भी मैंने यूज किया। लिक्विडिटी मतलब क्या? स्थिरता को बनाए रखना। लिक्विडिटी यहाँ लिक्विडिटी का मतलब बेटा इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी मतलब होता है कैश की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है ना। लिक्विडिटी मतलब पैसा, लायबिलिटी मतलब जो पैसा बैंक के पास
कस्टमर का है, डिपॉजिटर का है, और असेट्स जो बैंक के पास अपना है, जो लोन के रूप में उसने बांटा है। ये बात मैंने कल में यूज किया था। तो यहाँ लिक्विडिटी का मतलब है कि कैश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? NDTL की बात हो रही है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की बात हो रही है। यानी यही तो बैंक के पास पैसा है। इस पैसे को क्या करना है? हमें एडजस्ट करना है। कैसे मार्केट में उतारना है, कैसे मार्केट से अपने पास लाना है, कैसे उस पैसे को RBI को देना है। RBI से पैसे की जरूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे? बैंक टू बैंक पैसा कैसे आपस में एक्सचेंज करेगा। यही सारी चीजें जो फैसिलिटी है वही हमारा क्या कहलाता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी के थ्रू हम पढ़ते हैं क्या, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, रेपो रेट। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि बैंक RBI से पैसे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेगा। रिवर्स रेपो रेट, यानी कि बैंक RBI को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देगा। हमने पढ़ा SDF, यानी कि किस इंटरेस्ट ऑफ रेट पे बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करेगा विदाउट कोलेटरल, यानी कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिए हुए, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। इसी के थ्रू हम पढ़ते हैं क्या? MSF को, मार्जिनल, जो अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी अगला टॉपिक यही है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसी के थ्रू हम क्या पढ़ते हैं? बैंक रेट को पढ़ते हैं। व्हाट इज द बैंक रेट। अभी अच्छा ये टॉपिक भी आपका अभी नहीं कंप्लीट हुआ। और ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज जो है जो पैसे को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यानी बैंक के पास जो पैसा है उस पैसे का एडजस्टमेंट कैसे करना है, वो यही कहलाता है LAF। उसी के थ्रू ये डिसाइड होता है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SDF क्या है, MSF क्या है, बैंक रेट क्या है, ठीक है ना। और भी बाकी चीज़ें, CRR क्या है, SLR क्या है, ये भी तो पैसे को एडजस्ट किया जाता है कि पैसा मार्केट में ना उतरे। इसीलिए CRR करके क्या करता है? पैसे को RBI अपने पास स्टोर कर लेता है। SLR क्या है? पैसे को बैंक के पास ही कहता है कितना % पैसा आप, 18% पैसा आप क्या करो? अपने पास रोके रहो, उसको लोन के रूप में नहीं बांटना है। तो ये सारी चीजें क्या पैसे को एडजस्ट करने के लिए तो किया गया है। अगर खुला छूट दे दिया जाए तो बैंक तो अपने मनचाहा बांट देगा पैसा। अब पता चला पैसा डूब गया तो क्या होगा? बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा। नुकसान किसका? डिपॉजिटर का। और RBI बनाया ही गया था कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के लिए, यानी कि डिपॉजिटर जो है उनके हितों की रक्षा करने के लिए ही तो RBI बनाया गया था। बैंकों के हितों के लिए नहीं बनाया गया था, डिपॉजिटर के हितों के लिए। बाकी बैंक गलत ना हो, बैंक दिवालिया घोषित ना हो, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून उसने बना करके ऑलरेडी रखे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो हो गया हो तो आगे बढ़े बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या? MSF। अब इसका फुल फॉर्म तो मैंने 3-4 बार लिखा दिया तो नहीं, ठीक है ना। MSF क्या है? अच्छा एक बात फिर से रिकॉल करता हूँ इस चीज़ को कि अगर बैंक को RBI से पैसा चाहिए तो बैंक क्या करेगा? बैंक को RBI से पैसा चाहिए तो बैंक क्या करेगा? बैंक RBI के पास जाएगा, उससे पैसा लेगा, बदले में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेपो रेट देगा। क्लियर? कोई दिक्कत इस बात में नहीं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, है ना,
जिस कंडीशन में, अब ये ध्यान रखना कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब कंडीशन में पैसा कब लिया जाता है? शॉर्ट टर्म्स के लिए, यानी एक दिन से लेकर के साल भर के शॉर्ट टर्म्स में पैसा लिया जाता है। लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी पड़े कि सिर्फ 24 घंटे के लिए पैसा चाहिए, 4 घंटे के लिए पैसा चाहिए, 1 घंटे के लिए पैसा चाहिए, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में एक बनाया गया है आपका MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी बैंक को चाहिए क्या? बैंक को चाहिए पैसा। अब ये दरवाजा किसका खटखटाएगा बेटा? RBI का दरवाजा खटखटाया। एक फैसिलिटी इसके पास ऑलरेडी है, रेपो रेट का, रेपो रेट की फैसिलिटी इसके पास है कि अपना गवर्नमेंट बॉन्ड RBI को दे देगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास जो SLR के रूप में है ना, उसको RBI को देकर के बदले में पैसा ले सकता है। बट इसको पैसा चाहिए कितने देर के लिए? 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम है वो 24 घंटे के लिए, यानी एक दिन के लिए उसको पैसा चाहिए। यानी टाइम पीरियड कितना है? 1 डे, एक दिन के लिए उसे पैसा चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा बैंक? RBI से क्या करेगा? लोन लेगा, और बदले में क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किसको देगा? बैंक RBI को क्या देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाता है बेटा? आपका MSF कहलाता है। और इसका जो रेट होगा वो होगा रेपो प्लस 0.25%, यानी जितना रेपो रेट है उसमें 0.25% ऐड करके आप दोगे, और बदले में आप 24 घंटे के लिए पैसा ले सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कंडीशन और भी है कि आप कितना पैसा ले सकते हो, है ना? तो कितना पैसा ले सकते हो, है ना? तो अगर ये बात आए कि टोटल आप कितना मनी ले सकते हो, है ना, टोटल लोन कितना आप लोगे, वो होता है 2% ऑफ NDTL, यानी टोटल जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है उसका 2% ही पैसा आप बोरो कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 200 करोड़ रुपए हैं तो उसका 2% ही आप ले सकते हो। 200 करोड़ का 2% कितना होगा? 200 करोड़ का 2% कितना होगा? कितना होगा? यही मैथ पढ़ते हो? 2% हाँ, 20,000 ये बताओ, 40,000 हो गया? 140,000। एक बात बताओ, परसेंटेज कितना होता है? 100। अगर 100 करोड़ की बात करूं तो 100 करोड़ में 1% तो 1 ही करोड़ होगा। तो 200 करोड़ में 2% मैंने पूछा ना, तो 200 करोड़ में 2% कितना होगा? 4 करोड़ होगा ना। 2 × 2 4 करोड़ होगा ना। इतना तो मैथमेटिकल टर्म्स अपने दिमाग में रखा करो। तो बेकार है, तुमसे अच्छे तो 6-7 वाले बच्चे हैं। नहीं सर, 4 करोड़ सही है। मैं ये कहता कि 200 करोड़ का 1% कितना हुआ? तो सर 2 करोड़। 2% पूछा तो 2 × 2 4 करोड़, यही तो होगा। इतना तो केमिकल ऊंचा मत अपने में क्रिएट करो। मैथ पढ़ के आए हो, अभी एग्जाम में बैठोगे, 1 डे एग्जाम भी दोगे, उसमें भी मैथ और रीजनिंग आता है ना, तो इतना नॉर्मली आप इसके लिए मल्टीप्लाई थोड़े। अब अच्छा उसमें क्या करो, करोड़ में बैठ के जुड़ा 0 0 0 0 करोगे, अब मल्टीप्लाई करोगे 2 और 100 से डिवाइड, ऐसा तो नहीं करोगे ना। इतना तो आप लॉजिकल मेथड यूज करो। क्या बात है। यानी कि इस कंडीशन में बैंक RBI से पैसा कितना ले सकता है? 2% अपने NDTL का पैसा ले सकता है। कितने दिन के लिए, कितने देर के लिए लेगा बेटा? टाइम पीरियड सिर्फ 1 दिन के लिए लेगा, बस नोट कर लीजिए। और हाँ बेटा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट का मैथड, शॉर्ट टर्म्स यूज तो करना पड़ेगा ना बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म। अब कहीं दिक्कत होगी रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में? आगे बढ़े। हो गया? चलो एक सवाल है छोटा सा। अगर मान लो बैंक 4 घंटे के लिए पैसा ले रही है, अगर 2 करोड़ रुपए है ना,
और MSF का जो परसेंट है वो क्या है 7% है। MSF का जो परसेंट है वो 7% है और सिर्फ 4 घंटे के लिए पैसा लिए, तो बताओ कितना पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा। आर क्या सॉल्व नहीं करना है, तुम बस मुझे वो सेटअप में बैठा दो, बाकी सॉल्व करने के बाद जिम्मेदारी आपको की रहेगी। कैलकुलेशन नहीं करना है, क्या क्या मैं लिखूँ पहले। 2 करोड़ रुपया लिया है, 7% पे लिया है, 4 घंटे के लिए लिया है। मैथ का जो टर्म्स होगा वो टर्म्स क्या होगा, यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा बताओ। जैसे बोलते हैं ना कि 500 का 2%, तो 500 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100, ऐसे ही इसको लिया 4 घंटे के लिए, कैसे डिसाइड करोगे बताओ। हाँ तो टाइम जुड़ेगा कैसे बताओ, तो वही तो लिखना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मैथ का भी टेस्ट ले ही लूँ, 6-7 वाले बच्चे पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। पहले तो भाई जितना पैसा लिया है ये दिक्कत है, कोई बताएगा तो बताए, पर्सनली तौर पे पूछ रहा हूँ। कोई इसको फॉर्म में रखेगा, किस फॉर्म में रखना है इसको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका। 200 करोड़ रुपए, सॉरी 2 करोड़ रुपया बैंक ने RBI से लिया है 7% पे 4 घंटे के लिए, तो कितना पैसा पे करेगा, कितना इंटरेस्ट पे करेगा, उसके कैसे हम निकालेंगे, कितना रुपया पे करेगा। पहले 2 करोड़ लिख देंगे, बहुत सही, मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 100, ये हो गया 2 करोड़ का 7%, है ना। ये तो पे करेगा साल भर में, 1 साल में, एनुअल में, है ना। लेकिन पे करना सिर्फ 4 घंटे का, तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या 4 बाई 24, यानी कि डायरेक्ट साल से दिन में नहीं सर। पहले अगर 24 घंटे में आना है तो हमें 1 दिन पे आना पड़ेगा ना, तो 1/365। अब 1 दिन का हुआ, अब 1 दिन में भी हमें आना है, कितने पे, 4 घंटे पे, और पूरा दिन कितने घंटे का होता है, तब जाके अब जब इसको सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 घंटे का निकलेगा। इतना लॉजिक आपको आना चाहिए कि कैसे हम 1 दिन का निकालेंगे, कैसे हम 1 मिनट का निकालेंगे, कैसे हम 1 घंटे का निकालेंगे। अगर वही है ना, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, साल भर का निकाला, फिर मैंने उसे 1 दिन में कन्वर्ट किया, 1/365, यानी 365 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 दिन का निकल आएगा। लेकिन 1 दिन तो पे नहीं कर रहा है, 24 घंटे रखता तो यही होता, लेकिन उसने 4 घंटे के लिए लिया है, तो पूरे दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। 24 घंटे में कितने घंटे के लिए लिया है, 4 घंटे का। बस इतना ही काम करना था। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सब याद रखो, जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है बेटा हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, वही बताए, बैंक रेट क्या होता है, बाकी तो मैं बताता ही हूँ। सर जिस दर पे बैंक मतलब उधार देता है तो बैंक किसको उधार देता है, लोगों को सर, लोगों वाली बात ही नहीं होती है बैंक रेट। चलो और बताओ, कोई बता सकता है बैंक रेट क्या होता है। चलो मैं नहीं बताता हूँ, है ना। देखो बैंक रेट जो टर्म्स है अब बहुत कम यूज किया जाता है, यानी अब इसकी नीड है नहीं, बट कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। चलो इसको बताने से पहले एक टॉपिक और छूट गया, मैं बता दे रहा हूँ। जब यहाँ पे हम इसको बता रहे थे MSF को, अच्छा MSF वाले में एक चीज और, इस बात को समझना कि बैंक को पैसा चाहिए कितने के लिए, 24 घंटे के लिए। इसका मतलब है कि बैंक के पास कैश है क्या, कैश तो नहीं है, कंफर्म हो गया। अगर कैश होता तो 24 घंटे के लिए पैसे क्यों बोरो करता, नहीं करता ना। अगर ये पैसा ले रहा है इसका मतलब इसके पास एक्चुअली में बचा क्या है, इसके पास कैश है 0, यानी इसके पास 2 चीजें अभी और है। एक तो CRR है जो कि RBI के पास ऑलरेडी गिरवी पड़ा हुआ है, जिसके पे कोई इंटरेस्ट उसको मिलने वाला नहीं है। अभी भी बैंक के पास क्या बचा है, SLR बचा हुआ है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बचा हुआ है इसके पास, यानी कि बैंक के पास अभी SLR है। तो SLR में भी इसके पास कैश नहीं है, कंफर्म हो गया। SLR किस फॉर्म में हो सकता है, 3 फॉर्म में, या तो कैश, या तो गोल्ड, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में हो सकता है। अगर बैंक के पास कैश होता तो बैंक किसी तरीके से एडजस्ट कर लेता, नहीं बताता RBI को कि हमने उस पैसे का यूज कर लिया है।
लेकिन अब बैंक के पास कैश भी नहीं है, तो बैंक के पास बचा क्या 18% में, या तो गोल्ड है या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है। अगर इस कंडीशन में अगर इसने आरबीआई को दिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो क्या एसएलआर मेंटेन हो रहा है? नहीं। कैसे नहीं मेंटेन हो रहा है? अपना नहीं होगा सर, ऐसे होगा तो जो अपना बॉन्ड उनको दे रहा है ना, हाँ, तो लेकिन उसके पास गोल्ड दे दिया ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया तो पैसा कम हो गया ना 18% में से, इसी में से तो दिया, तो मेंटेन हो रहा है, हो रहा है। पूछो कैसे, पूछो कैसे? ऐसे बैंक ने आरबीआई को क्या दिया? गवर्नमेंट बॉन्ड, तो आरबीआई ने क्या दिया? ऐसा, तो 18% तो मेंटेन है भाई। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जितने की थी उतने का तो कैश आ गया ना, और यही तो करना है, या तो कैश रखो या तो गोल्ड रखो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड रखो, तो पैसा तो मेंटेन हो गया। लेकिन एक बात बताओ, बैंक पैसा मांगा क्यों? अपने तिजोरी में रखने के लिए, वहां तो था तो कम से कम परसेंटेज तो मिल रहा था, तो आखिर क्यों आखिर बैंक ने मांगा? इसका मतलब है कि बैंक के पास कोई अच्छा कस्टमर आ गया है, अब उसको चाहिए पैसा, अब बैंक देगा बदले में पैसा। यानी बैंक अपने एसएलआर के गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर के आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने जब पैसा इसको दिया तो इसका पास एसएलआर मेंटेन है, ठीक है ना। लेकिन जब वो पैसे उठा करके उस कस्टमर को दे देगा या उस बिजनेसमैन को देगा तो एसएलआर मेंटेन नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या बैंक को पेनाल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि नियम तो है मेंटेन करना, बट एमएसएफ के कंडीशन में आरबीआई बैंकों को ये छूट देती है कि आप इस 24 घंटे के टाइम फ्रेम में आप एसएलआर मेंटेन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटे बाद जब आप मुझको पैसे वापस करोगे और मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड आपके पास वापस करूंगा, उस समय चेक करूंगा कि क्या आपका एसएलआर 18% है या नहीं। यानी 24 घंटे की छूट भी दी जाती है एसएलआर मेंटेन करने के लिए, और वो टर्म्स कंडीशन सिर्फ एमएसएफ में होती है, बाकी किसी कंडीशन में नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना। कोई कई बार क्वेश्चंस घुमा करके पूछ देता है कि जब हम एमएसएफ के थ्रू पैसा लेते हैं क्या उस समय एसएलआर मेंटेन नहीं होगा तो क्या पेनाल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 24 घंटे तक कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा आपको। 24 घंटे 4 घंटे के लिए लोगों तो 4 घंटे बाद ही ना जाओगे आरबीआई के पास पैसा देने, तो आरबीआई 4 घंटे बाद कहेगा एसएलआर मेंटेन करो। यानी कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जितने घंटे के लिए आपने लिया है उतने घंटे में आपको एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। यानी आपके पास नेट टाइम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो पैसा है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पापा ने आपको पैसा दिया कि बेटा कल जमीन खरीदने चलना है और अचानक आपके दोस्त ने मांग लिया, तो आप अपने दोस्त को क्या कहते हो? भाई कल 10 बजे तक 100% दे देना, नहीं तो मेरे पापा खटिया खड़ा कर देंगे, कहते हैं ना। लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियाँ तो ऐसी फीलिंग्स होती नहीं है, वो तो सीधे कहेंगे अरे कहा मेरे घर में बड़ी गरीबी चल रही है, पैसे नहीं है, तुम ही दे देती, समोसा खाने के पैसे नहीं है ना। होता है, लड़कों में फीलिंग होती है, लड़के दे देते हैं और हमेशा धोखा ही खाते हैं, दोस्त देता नहीं वापस, क्योंकि जिसको मजबूरी है वो अगले दिन कहाँ से राजा होता है ना। तो ये चीजें आपका था। अब हमने शुरू किया बैंक रेट। बैंक रेट को समझते हैं। देखो ये टॉपिक बेटा इतना डिफिकल्ट होता है कि आपको समझने के बाद भूल जाते हैं, इसलिए मैं बहुत आराम से बहुत स्मूथली स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ। तो मुझे क्या है, नॉर्मली कोई भी टीचर आएगा लिखवा देगा बेटा लिखो, और आप लिख लिया अब रट्टा मार लेना, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअली बैंकिंग यही है, बैंकिंग जितना हमें यहाँ समझ में आए वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। बैंक रेट की जरूरत क्या पड़ी? बैंक रेट बड़ा प्रचलन में था पहले के समय में, आज बैंक रेट का कोई प्रचलन बहुत कम हो गया है। बैंक रेट भी वही रेट है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा लेता है। अब कहोगे सर ये क्या? अभी आप एक तो रेपो रेट में फंसे हुए थे, उसमें आपने एमएसएफ भी एक डाल दिया, अब एक तो नया टर्म्स लिया है बैंक रेट, तो सब टर्म्स का अपना अपना अलग यूज है। बैंक रेट में बैंक क्या करता था, बैंक पैसा लेता था किससे? आरबीआई से। नियम वही है भाई, है ना, गद्दी पर हम रहे चाहे मुन्ना, है ना, वही वाला है, नियम सेम रहेगा, नियम नहीं बदलने वाला है ना। तो बैंक जब आरबीआई से पैसा लेगा तो कहोगे सर ये तो रेपो रेट हो गया, इसमें बैंक रेट कहाँ से आया? है जो मैंने बताया था, रेपो रेट होता था वो क्या होता था? शॉर्ट टर्म्स होता था। लेकिन बैंक जब आरबीआई से लोन लेगा, और कब लेगा? लॉन्ग टर्म्स के लिए लेगा, वहां पे जो यूज होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाता है? बैंक रेट। अब ज्यादा प्रचलन में क्यों नहीं है? क्योंकि अब बैंकों को ऐसी जरूरत
पड़ती ही नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले। अब तो ऐसी फैसिलिटी आ गई कि 24-24 घंटे के लिए पैसे ले लेते हैं, 4-4 घंटे के लिए पैसे ले लेते हैं, है ना। तो अब बैंक रेट का उतना कोई बहुत महत्व नहीं रह गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बैंक को चाहिए ही नहीं। लेकिन तब भी अगर बैंक को इस कंडीशन में अगर चाहिए तो उनके पास एक जो है रेशियो, वो है बैंक रेट। यानी कि बैंक को जब भी 1 साल से ऊपर यानी लॉन्ग टर्म्स के लिए उसे पैसा चाहिए आरबीआई से, तब वो रेट आप जो इंटरेस्ट पे करेगा वो क्या होगा, बैंक रेट। और बैंक रेट होता कितना है, आज बैंक रेट और एमएसएफ को इक्वल कर दिया गया है। बैंक रेट और एमएसएफ इक्वल हो गया, यानी बैंक रेट में आप रेपो रेट नहीं पे करोगे। नॉर्मली हम जब आरबीआई से पैसा लेते हैं तो रेपो रेट देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, बट बैंक रेट में हम एमएसएफ, और एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से 0.25% एक्स्ट्रा होता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो बैंक कहता है भाई क्या करना है, शॉर्ट टर्म्स के लिए ले लेते हैं पैसा, साल भर में देखेंगे क्या जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और उतने दिन में बैंक अपने आप को मैनेज कर लेती है। ये आपका हो गया बैंक। कितने टर्म्स हो गए बेटा टोटल, 9-10 टर्म्स हो गए। आगे बढ़े। अच्छा 3 का निशान समझ रहे हो ना। आरबीआई ने लोन दिया लॉन्ग टर्म्स के लिए, बैंक ने बदले में क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बैंक रेट है, किसके इक्वल है, एमएसएफ के बराबर है। और एमएसएफ क्या है, मैंने बताया है आपको, रेपो प्लस 0.25%। ये समझा करना है। आगे बढ़े। अब हमें पढ़ना है रीफाइनेंस और रीडिस्काउंटिंग। ये 2 टर्म्स हमको समझना है कि रीफाइनेंस क्या होता है और रीडिस्काउंटिंग क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखो मान लो ये मैं और ये कोई एक यक्ष है ना, ये भी कोई आदमी है। अब मुझे चाहिए इससे पैसा, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, बाद में इसको बैंक में हम कन्वर्ट कर देंगे, पहले अपने लोकल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमको चाहिए पैसा। तो हमने कहा कि यार एक काम करो, है ना, मुझे पैसे दो, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है बेटा हमको, 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो कहा ठीक है भाई, एक्स तैयार हो गया कि हम तुमको 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। बदले में क्या ले आओ, एक स्टाम्प ले आओ, स्टाम्प पे लिख दो कि तुमको कितना चाहिए, 1 लाख रुपया। बदले में तुम हमको कितना इंटरेस्ट पे करोगे, 7% पर एनम आप पे करोगे, है ना हमारे पास, यानी 1 साल में 7% आप मुझे पे करोगे। और अपना साइन वाइन करवा करके ये पेपर एक्स अपने पास रख लेगा, और बदले में मुझे क्या पे कर देगा, पे कर दिया 1 लाख रुपया मुझे पे कर दिया, मेरा काम हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन में तो चलता है, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि अचानक अब ये देखो, अब ये जो पेपर है, ये पेपर मैच्योर कब होगा, 1 साल बाद। यानी जब ये पेपर मैं एक्स के पास लेकर के वापस लेने जाऊंगा, मैंने पेपर इसके पास गिरवी रख दिया है, अब जब ये पेपर मैं वापस लाऊंगा, है ना, उस कंडीशन में वो मैं उसको क्या करूंगा, 1 लाख रुपया तो दूंगा प्लस 7% इंटरेस्ट भी पे करूंगा, और फिर क्या होगा, ये पेपर कैंसिल हो जाएगा, उसका पैसा उसको मिल गया। ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि अभी साल भर नहीं हुआ, 4 महीने बाद ही एक्स को क्या हुआ, पैसे की जरूरत पड़ गई। अब नियमता क्या होता है कि हम लोग जो लोकल लैंग्वेज में क्या करते हैं कि जाते हैं उसके पास, कहते हैं भाई मेरा पैसा वापस कर दो। लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। अगर बैंक ने अगर कोई पेपर बना रखा है कोई, तो वो साल भर बाद ही आपके पास पैसा लेने आएगा, उसको जरूरत पड़ी तो पैसा लेने नहीं आएगा। अब ऐसे कंडीशन में ये पहुंचेगा किसके पास, एक और है वाई, कहेगा यार मेरे पास एक स्टाम्प है जिसपे लिखा हुआ है कितना पैसा। अब ये तो कोई स्टाम्प को फर्जी वाला नहीं समझना है, बैंकिंग के लैंग्वेज में कोई चीज़ फर्जी नहीं होता कि अरे कागज का कोई मतलब नहीं है। ये गया वाई के पास, कहा एक काम करो, मुझे मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर को मैं एज ए सिक्योरिटी के रूप में तुम्हें रखता हूँ, बदले में मुझे तुम 1 लाख रुपया दे दो। तो वाई कहेगा ठीक है। एक्स ने क्या किया, इसी पेपर को वाई को दे दिया। अब ये पेपर किसके पास है, वाई के पास है, और वाई ने बदले में क्या किया है, इसको 1 लाख रुपया दे दिया और सिक्योरिटी के रूप में
ये रख लिया। अच्छा एक चीज है, x जब भी y को देगा तो उसे पता है कि यहाँ से कितना मिलने वाला है 7%, तो 100% है कि 7% से कम ही उसको बताएगा कि हमको 6% पे दे दो या हमको 5% पे दे दो, या मैक्सिमम जाएगा तो 7% पे जाएगा। नुकसान नहीं करते हैं बैंक अपना, तो 7% पे मान लो, चलो 7% पे ही डील कर लिया कि 7% पे भाई मुझको कितने के लिए 4 महीने और 6 महीने के लिए हमको दे दो। तो वाई से इसने क्या कर लिया 6 मंथ के लिए 1 लाख रुपया ले लिया। ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, देखो जैसे ही साल भर पूरा होगा ये क्या करेगा, x ये पैसा लेकर के जाएगा x के पास, और x को जैसे ही पैसा देगा वो पैसा उठाकर किसको दे दिया y को, और y से वो पेपर लेकर के वापस मुझे दे दिया जो मेरा पेपर था, और ये पेपर क्या हो जाएगा कैंसिल। और इसी को बोलते हैं बेटा, एक ही पेपर को क्या किया गया है 2 टाइम्स यूज किया गया है। एक ही पेपर पे मैं भी पैसा उठाया हूं और उसी पेपर पे x भी y से पैसा उठाया है, इसी को बोलते हैं बेटा रीफाइनेंस। और यही आपका होता है रीपर्चेजिंग ऑपरेशन, भी इसी को करते हैं। यानी एक ही पेपर को 2 बार क्या किया गया है सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है, वही रीपर्चेजिंग। अब इसको बैंक के नजरिए से देखो, समझो बैंक के नजरिए से, ये है गवर्नमेंट, ये है बैंक। गवर्नमेंट ने अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड बैंक को दिया, बैंक ने बदले में पैसा इसको दे दिया। अब गवर्नमेंट 1 साल बाद ही पैसा रिटर्न करेगी, लेकिन बैंक को जरूरत पड़ गई पैसे की, तो वो क्या करेगा, वही बॉन्ड को लेकर के गया किसके पास, आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया और बदले में पैसा ले आया और अपना काम चला रहा है। समझना, यही बात बताया था मैंने उस समय, सबसे पहला दिन यही टॉपिक हुआ था। अब जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगी ये पैसा देगा, हम उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे आरबीआई के पास, और आरबीआई कागज हमको देगा और हम कागज इसको वापस कर देंगे। यही रीफाइनेंस या रीपर्चेजिंग ऑपरेशन करना था। तो दिक्कत, बहुत दिमाग खोल करके देखो, तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उस चीज़ को समझो। इसलिए मैंने एग्जाम्पल तौर पे बच्चों वाली बात कर दी है, लेकिन ये है एक्चुअली बैंकिंग हमें पढ़ाना है। तो बैंकिंग में ये है हमारा गवर्नमेंट, ये हमारा बैंक है, और वाई जो हमारा है वो आरबीआई है। और हमने एक ही सिक्योरिटी को 2 बार यूज किया, एक बार अपने पास, एक बार आरबीआई के पास, यानी 2 बार। वही है आपका रीफाइनेंस या रीपर्चेजिंग ऑपरेशन। उसी को रेपो रेट पे डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट, इसीलिए उसका नाम रखा गया रेपो रेट, यानी कि आपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को दूसरी बार यूज कर रहे हैं, री यूज कर रहे हैं। जब 1 बार 2 बार 3 बार खुद देखोगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। मेरा मानना है इससे सिंपल सब्जेक्ट आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। बहुत कम सिलेबस है, ईमानदारी से 45-46 दिन पढ़ लोगे तो इंडियन इकोनॉमी तो बढ़िया से पढ़ लो। इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ लो। बाकी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बड़ा लंबा समय देना पड़ता है। कोर सब्जेक्ट 4 ही है ना आपके, मेन कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। सबसे इजी सिलेबस है इसका। हिस्ट्री तो पढ़ते रहो, ज्योग्राफी पढ़ते रहो, खत्म ही नहीं होता। अब पॉलिटी तो कभी जीवन में नहीं खत्म होगा, है ना, रोज पॉलिटिक्स बदल ही रहा है। आगे बढ़े बेटा, अब हम पढ़ते हैं डिस्काउंटिंग या रीडिस्काउंटिंग, है ना। मेन ज़्यादा होता है रीडिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग वर्ड बहुत कम यूज होता है। अब फिर सेम वही एग्जांपल ले लो, ये मैं हूँ, ठीक ना, ये है x और ये है हमारा y, ठीक ना। पैसा किसको चाहिए, मुझे चाहिए। कितना चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टाम्प बनाऊंगा, यानी स्टाम्प मतलब सिक्योरिटी की बात हो रही, गवर्नमेंट बाद में आ जाएगा इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 1 लाख का बनाया, मैंने इससे कहा कि भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। कहा ठीक है, एक सरकारी कागज लाओ, उस पर लिख करके दो 1 लाख रुपया ले रहे हो, इतना इंटरेस्ट आप मुझे पे करोगे। कहा चलो 7% इंटरेस्ट पे चाहिए हमें ना, पर एनम हमको 1 साल में कितना चाहिए, 7% सिग्नेचर करके बकायदे, है ना, वीडियोग्राफी करके मैंने एक्स को दे दिया। बदले में ये कागज किसके पास गया, एक्स के पास। एक्स ने हमें क्या दे दिया, 1 लाख रुपया हमें दे दिया। काम खत्म, नॉर्मल चल रहा है।
अगर समय पे हुआ 1 साल बाद मैं इसको पैसा दूंगा और ये मुझे कागज दे देगा, तो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहानी क्या है कि अब एक्स को जरूरत पड़ गई पैसे की। अब एक्स देखो पहले कंडीशन में क्या किया था, एक्स ने गिरवी रखा था, ध्यान रखना, एक्स ने कागज को गिरवी रखा था और यहाँ एक्स क्या कर रहा है, बेच दे रहा है ना, उस सेल कर दे रहा है। कह रहा भाई एक कागज है हमारे पास, सिक्योरिटी बॉन्ड है, एक काम करो मुझे पैसे की जरूरत है। कितने की जरूरत है, हमको 1 लाख की जरूरत है। ठीक है भाई 1 लाख का सिक्योरिटी दे दो, मांगेगा ये भी, कहेगा मेरे पास एक सिक्योरिटी है, उसके बदले मैं तुमको कितना दूंगा, 7% रुपया दूंगा, है ना, 7% या 6% या 4%, डिसाइड हुआ 4% पे, समझ लो 4% पे डिसाइड हुआ कि 4% पे, तो कागज से डायरेक्ट सेल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जब y x को पैसा देगा तो क्या 1 लाख रुपया देगा या 4% ऐड करके देगा, 4% ऐड करके, क्योंकि अब कागज सेल हो जा रहा है। ये कागज उठा करके हमने y को सेल किया और y ने x को कितना दिया, 4%, 1 लाख का 4% कितना होगा, 4,000 रुपया, है ना, यानी कि 1,04,000 रुपया उठा करके y ने x को दे दिया, यानी कि उसने क्या किया है, उस पेपर को सेल कर दिया है। अब जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है, 1 साल के लिए। अब 1 साल बाद जब हमारे पास पैसा हुआ तो हम क्या करेंगे, पैसा रखे रहेंगे कि x आएगा आएगा आएगा। x क्यों आएगा भाई, x को ऑलरेडी कागज बेच रखा है y को, y को पता चल गया कि साल भर पूरा y किसके पास आएगा, y आएगा मेरे पास कागज लेकर के, भाई ये तुम्हारा कागज है, ये कागज लो, बदले में तुम मुझे पैसा पे करोगे। बदले में ये पैसा कितना पे करेगा, 1,07,000 रुपया पे करेगा और अब ये कागज क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। अच्छा, पहले में शर्त में क्या था, सेल नहीं किए थे, उसको गिरवी रखे थे, इसलिए वो रीफाइनेंस था। यहाँ पे हमने क्या किया है, पेपर को बेच दिया है। पेपर को जब हमने बेचा है तो यानी वापस पेपर इनको जब हमने दिया है, उसी को बोलते हैं बेटा रीडिस्काउंटिंग। आपको कहोगे सर रीडिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं, डिस्काउंटिंग क्यों नहीं बोलते हैं, इसको रीडिस्काउंटिंग इसलिए बोलते हैं कि पहले ही एक डिस्काउंटिंग हो चुका है। एक्स ने ऑलरेडी जब वाई को बेचा था वहीं पे डिस्काउंटिंग हो चुका था, यानी पेपर को हमने सेल कर दिया था, तो एक टर्म जो डिस्काउंटिंग है वो यहीं पे शुरू हो गया, डिस्काउंटिंग। एक बार डिस्काउंट हुआ यानी भजा दिया, दूसरी बार ये पेपर को क्या किया जा रहा है, भजाया जा रहा है, इसी को बोलते हैं रीडिस्काउंटिंग। हाँ, कौन घाटा क्यों कराएगा, घाटा कहाँ हो रहा है एक्स का, घाटा कहाँ हुआ एक्स का, 1 लाख दिया, 1,04,000 तो पा गया। 7% भाई जरूरत, आप पैसा क्यों लेते हो, आप घाटा क्यों करते हो, बैंक से पैसा लेते हो, 10 लाख का पेड करते हो, 12 लाख, नीड, जरूरत। क्योंकि अगर इसने एक्स ने पैसा लिया है तो या तो इसकी जरूरत होगी, या तो अब जरूरत, अब समझते ये आदमी समझे। अब बैंक में आ जाओ, बैंक कभी घाटा का सौदा नहीं करता है। ये क्या था, गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी बॉन्ड दिया एक्स को और एक्स ने बदले में पैसा दिया, मिल रहा था कितना, 7%। बैंक को पास पैसा नहीं और बैंक के पास कस्टमर आ गया 12% वाला, बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा चलो इसको सेल करते हैं। इस बैंक के पास अभी नहीं आया है, बैंक ने क्या किया, इसको बेच दिया बैंक को, आरबीआई के पास नहीं जाएगा, बेचने वाला काम बैंक के साथ हुआ, इसलिए इस बैंक को उस गवर्नमेंट बॉन्ड को बेच दिया। कितने में डील किया, 4% में, 4% में डील फाइनल हो गया। अब इसको वो पैसा उठा करके किसको दे दिया, कस्टमर को, 12% यहाँ से कमाएगा, 4% यहाँ से कमाएगा, घाटा कहाँ है, और इसका भी काम हो गया, इसने भी 7% कमा लिया, और 7% क्या 3% कहो, क्योंकि 4% तो उसने दे दिया था, 3% यहाँ कमा लिया, घाटे में कोई नहीं। बैंक कभी घाटे का सौदा नहीं करती, ये आपका रीडिस्काउंटिंग है या डिस्काउंटिंग है। अच्छा, नॉर्मल क्या होता, हम देते, वापस वो हमें दे देता और हम पैसा दे देते, उसको नॉर्मल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। हमने दिया गिरवी, पैसा उसने दिया, मैंने पैसा उसको दिया, उसने मुझे कागज दिया, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंट हो गया, मैंने हमने उसे बचा दिया। लेकिन जब उसमें 2 टर्म्स यूज हो जाएंगे तो रीडिस्काउंटिंग होगा। नोट कर लो बेटा, तीर का निशान गलत मत लगाना, तो फिर कंफ्यूज रहोगे कौन किसको दिया है ना। यानी ये कागज देखो यहाँ गया है, यही कागज यहाँ पे आ गया है, वाई के पास गया है। घर पे जाके बार बार देखने की कोशिश तो करना। हाँ, सब समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, परेशान ना हो, फिर से रिपीट करेंगे।
जान है ना कि एक बार में नहीं होगा ये। दो टर्म्स और है, उसको मैं समझा दूं। एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एक लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। दो चीजें समझा दूं, उसके बाद मैं इसको एक बार रिकॉल कर दूंगा सारी चीजों को। और रिकॉल तो मैं 2-3 बार करूंगा जब तक पढ़ाऊंगा, आप उसके लिए परेशान ना होना कि जब तक 1 घंटे में आप लोग पूरा रटा कहते हैं ना अपनी जुगाड़ में ना ले आओ सारी चीज़ें, तो छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मेरे जान मत भूल जाओ हर बार। ये जितनी चीज़ें पढ़ाएं 1 घंटे में रिकॉल करूंगा और 1 घंटे में ही आपको पढ़ना है। अब उसमें क्या है कि ना आपको लिखना नहीं है, बस हमको देखना, क्योंकि आपकी कॉपी का ऑलरेडी सब कुछ लिखा होगा। सर यहाँ पे आरबीआई का कोई काम नहीं रहेगा? हाँ बेटा, आरबीआई यहाँ क्या करेगा, ये दोनों बैंक आपस में डायरेक्ट में कोई मतलब नहीं। जहाँ आरबीआई की जरूरत नहीं है, आरबीआई कुछ नहीं बोलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड है ना सबके पास, पैसा है ही। आरबीआई को मतलब ऐसे सीआरआर से और एसएलआर से, और कुछ जो नियम है नियम को नहीं तोड़ना है। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पे पापा क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आगे बढ़े। गार्जियन तब बोलते हैं ना जब हम गलती करते हैं, जब हम सही नियम से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है हमारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, क्या होता है, और एक होता है हमारा लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। इस टर्म्स को भी समझ लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। टाइट मतलब समझ रहे हो ना, शिकंजा कसना है। किस पे, आरबीआई पे कि बैंक पे? बैंक। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। लिबरल मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लिबरल हो गया एकदम, है ना। ठीक है, सही। सो मतलब हमने आपको ढीला छोड़ दिया, जैसे जैसे करना है आप लोग कर सकते, यानी आपको मौका दिया है आपको समझने का। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, समझो। बैंक को कहा गया कि अपना कुछ परसेंटेज, है ना, अब वो परसेंटेज इस समय क्या है, मैंने पहले भी बोला है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ परसेंटेज आपको क्या करना है, आरबीआई के पास रखना है। अभी समझ लेते हैं 4.5%। उसके बदले में मैं ना आपको कोई कोलेट्रल दूंगा, ना बदले में मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा, तो वो सम परसेंटेज क्या कहा जाएगा। बैंक को आरबीआई ने कहा कि आपको कुछ परसेंटेज हमारे पास रखना है, बदले में मैं आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दूंगा, बदले में मैं कोई भी कोलेट्रल नहीं दूंगा, कोई भी आप पे गिरवी नहीं रखूंगा। तो ये जो परसेंटेज है वो क्या कहलाता है, सीआरआर। कल मैंने बताया था, यही है आपका कैश रिजर्व रेशियो। समझ रहे हो ना। अब एक बात बताओ, अगर यही 7-4.5% बैंक के पास पैसा होता तो बैंक क्या करता, उसको लोन के रूप में बांट देता, लेकिन उसने 4.5% को अपने पास रख लिया है। अब सरकार क्या करती है, समय समय पे इस परसेंटेज को बढ़ाती है और कभी कभी घटाती है। अगर आरबीआई को लगता है कि बैंक मार्केट में पैसा ज्यादा उतारे तो वो क्या करेगा, सीआरआर को क्या करेगा, सीआरआर को एक या तो बढ़ाएगा, एक कंडीशन बढ़ाएगा कब, सीआरआर को जब वो चाहेगा कि मार्केट में पैसा कम उतरे। अगर सीआरआर को 6% कर दिया जाए तो बैंक का 1.5% और एक्स्ट्रा तो आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, तो बैंक पैसा मार्केट में उतार पाएगा, नहीं उतार पाएगा। एक कंडीशन हो सकता है, अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक पैसा मार्केट में और उतारे तो सीआरआर को कम कर दे 3%, तो 1.5% एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बैंक उस पैसे को तो अपनी तिजोरी में रखेगा नहीं, उसको लोन के रूप में क्या करेगा। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई बढ़ा दे या दूसरा कंडीशन घटा दे। जब सीआरआर को बढ़ाया जाता है मतलब आरबीआई बैंक पे शिकंजा कसता है, उसी को बोलते हैं बेटा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और जब सीआरआर को घटाया जाता है, कम किया जाता है, यानी बैंकों को छूट दिया जाता है पैसा बांटने के लिए, ठीक है ना, वो सिर्फ सीआरआर के लिए नहीं है, और भी चीजों के लिए। जब भी बैंक रेपो रेट को बढ़ाता है, ठीक है ना, जब बैंक रेट को बढ़ाता है उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। जब उसको घटाता है तो वो कहलाता है आपका, लेकिन मैंने सीआरआर के माध्यम से इसलिए समझाया कि सीआरआर में कैश आपको डायरेक्ट दिखता है बैंक के पास, ठीक ना। तो सीआरआर को घटाया गया तो वही क्या कहलाया जाएगा, लिबरल मॉनेटरी
पॉलिसी, यानी कि आरबीआई जब भी चाहता है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में उतारे तो उसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है आरबीआई कम कर देता है। उसको जब कम करता है तो उसी को बोलते हैं लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। और जब चाहता है कि मार्केट में कम पैसा उतरे उस कंडीशन में आरबीआई बैंकों पे शिकंजा कसने के लिए क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करता है, बढ़ा देता है। उस कंडीशन को बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। सारे टर्म्स लगभग कंप्लीट। अब एक बार मैं रिकॉल कर दूंगा, ठीक है ना। अब सब लोग साथ में रहेंगे, कॉपी कोई नहीं लेगा, ठीक है ना। कॉपी को क्लोज कर देना, एक बार में उठा करके रिकॉल कर देना, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है जो हम उससे चार्ज करते हैं, कितना परसेंट कुछ चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका एक दिन बचा है जिसमें हमको पढ़ना है कॉमर्शियल बैंक, है ना, रिजर्व रूरल बैंक, है ना, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, कॉमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, ये सारी चीज़ें कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हम लोग का एडिशनल हो जाएगा, ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन में ये खत्म नहीं होता। उसको ऐड करके पढ़ाना जरूरी है कि आपको समझ में आएगा पेमेंट बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, फॉरेन बैंक क्या होता है, बैंक कैसे क्रिएट होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है 2016 में जो आया, वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। किस तरीके से आरबीआई के पावर को कम किया गया, ये सारी टॉपिक कल हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले इसको एक बार रिकॉर्ड कर लें, जरूरी है उसको भी जानना। तो जाने रहेंगे ना तो थोड़ा सा बहस कर पाएंगे नुक्कड़ पे। आगे बढ़े, हमने शुरू किया, रिकॉल करते हैं स्टार्टिंग से। बैंकिंग ऑन फाइनेंस खत्म हो चुका है, शुरू करते हैं। व्हाई नीड अ बैंक, बैंक की जरूरत क्या पड़ी, बैंक की जरूरत इसलिए अमीरों का पैसा हमारे पास रखना है। इट मीन्स डिपॉजिटर का पैसा हमारे पास रहेगा। और दूसरा जो बोरोवर्स है, जिनको पैसे की नीड है, जो हमको इंटरेस्ट पे कर सकता है, उसको हम पैसा लोन के रूप में देंगे। यानी कि बैंक एक चैनल के रूप में काम करता है डिपॉजिटर एंड बोरोवर के बीच में, यानी पैसा देने वाले के बीच में और पैसा लेने के वाले के बीच में एक चैनल का काम करता है। अगर बैंक नहीं होगा तो जिसे पैसे की जरूरत होगी, अगर वो पैसे वाले के पास जाएगा तो पैसे वाला कहेगा तू कौन। और सही बात है, बैंक में किसका पैसा है आपको पता है क्या, लेकिन आप जानते हो बैंक वाले को कहते हैं सर मुझे पैसा चाहिए, और बैंक वाला पैसा उठा करके आपको दे देता, पता नहीं किसका पैसा है वो। यानी कि वो एक चैनल का काम कर रहा है, किसके बीच में, डिपॉजिटर एंड बोरोवर के बीच में। वो क्या कर रहा है, जो डिपॉजिटर का सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि चैनल का काम कर रहा है किस तरीके से, डिपॉजिटर एंड बोरोवर के बीच में, वो चैनल के रूप में काम कर रहा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। जो पैसा उसके पास सेविंग के पास है, उस पैसे को किसी को लोन के माध्यम से किसी के बिजनेस में, किसी की कंपनी में वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। ये तो नीड हो गई किसकी, बैंक की। फिर हुआ व्हाई नीड द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक की जरूरत क्या पड़ी। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे मार्केट में जब जाते हो, है ना, मछली बाजार में जाना, गए हो कोई, लड़के जाते होंगे, है ना, मछली बाजार में चलता है ना, रेट बोलते रहते हैं। कभी सब्जी मंडी में जाना तो कोई कहता 20 रुपये 20 रुपये, तो कोई कहता 18 रुपये, कोई 18 रुपये, 10 रुपये 10 रुपये, चिल्लाता है ना अपने हिसाब से। तो बैंक भी तो ऐसा कर सकता है। बैंक को चाहिए क्या, इंटरेस्ट। तुम्हारे पास ही आता है, तुम्हें पता चलेगा कि यार 1 लाख रुपया दे दो, हम तुमको 10% देंगे। तुम्हारा बगल वाला दोस्त सुन लिया, वो क्या करेगा, बाद में जाकर फोन करेगा, कहा है 10% ले रहा हूँ, हमसे 8% पे ले लो, तो वो सस्ता पड़ेगा। होता है ना ऐसा। तो भाई अगर हम कस्टमर को लुभाने के चक्कर में पड़ गए तो पता चलेगा हम ऐसे ऐसे आदमियों को पैसा दे देंगे जो डिफॉल्टर घोषित हो जाए। अब वो डिफॉल्टर घोषित हो गया, उस कंडीशन में नुकसान किसका होगा, डिपॉजिटर का। बैंक का क्या, बैंक का तो खुद का पैसा है ही नहीं, बैंक तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा, कहेगा सॉरी सर मैंने जिसको पैसा दिया वो पैसा लेकर के भाग गया। इस कंडीशन में डिपॉजिटर का क्या हुआ, नुकसान हुआ। वही डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है ना, उसकी जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए क्या बनाया गया, आरबीआई बनाया गया कि बैंक अपने मनमाने तरीके से कस्टमर को लुभाने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी ना ले आए कि बाद में पता चले कि बैंक ही दिवालिया घोषित हो गया और डिपॉजिटर का पैसा खत्म, लॉस हो गया। और जब डिपॉजिटर का पैसा लॉस होगा तो ऑटोमेटिक बैंक पर से भरोसा हमारा उठ जाएगा और कोई भी आदमी बैंक में पैसा नहीं जमा करेगा। आरबीआई हुआ। उसके बाद उसने एक लाया एक फैसिलिटी जिसको बोलते हैं एलएफ, है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी जस्ट मैंने बताया है किसी को, यानी कि लिक्विडिटी मतलब क्या है, हमारा पैसा, बैंक में जो पैसा रखा गया है उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। उसको हम किस तरीके से एडजस्ट करें, उसके लिए हमने क्या लाया, एक फैसिलिटी लाया। उस फैसिलिटी के थ्रू हमने क्या क्या लाया है, रेपो लाया, हमने रिवर्स रेपो रेट लाया,
हमने MSF लाया, हमने क्या लाया, CRR लाया, हमने SLR लाया, हमने क्या लाया, SDF लाया, और बैंक रेट ले आया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने लेकर के आया। क्यों? क्योंकि बैंक में जो पैसा रखा है उस पैसे को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे कि हम क्या करें, इकोनॉमिकल ग्रोथ को दिखा सकें। अब उस कंडीशन में हमने रेपो रेट लाया, रिवर्स रेपो रेट लाया, इसको समझते हैं। उससे पहले हम एक समझते हैं कि हमारा असेट्स और लायबिलिटी क्या होता है। तो असेट्स क्या होता है, जो बैंक के पास पैसा हम जमा करते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा पैसा है, हमारा तो पैसा है। लेकिन बैंक का क्या है, लायबिलिटी है, यानी बैंक उसको जब भी मैं मांगूंगा उसको पैसा देना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि डिमांड लायबिलिटी है तो जब डिमांड करूंगा तब मुझे देगा। टाइम लायबिलिटी है तो जब टाइम की मैच्योरिटी पूरा होगा, 5 साल का होगा, 3 साल का और 2 साल का, जब भी मैच्योरिटी उसकी पूरा होगा बैंक मुझको पैसा पे कर देगा। यानी बैंक की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो बैंक का पैसा नहीं है। लेकिन इन केस जब तक मैच्योरिटी पूरा नहीं होता है या जब तक हम डिमांड नहीं करते हैं, अब बैंक के पास पैसा और वो पैसा किसी को लोन के रूप में दे देता है, तो जो लोन पाया है उसे ये पता है कि ये पैसा किसका है, बैंक का। तो वो जो लोन होता है वो बैंक का असेट्स होता है, हमारा पैसा बैंक की लायबिलिटी, बैंक ने जो पैसा लोन में दिया वो बैंक का असेट्स हुआ। और जब असेट्स टाइम टू टाइम वर्क करता है, असेट्स मतलब जब हमने लोन लिया और टाइम टू टाइम हम EMI पे करते हैं तो उसी को बोलते हैं असेट्स हमारा परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, परफॉर्मिंग असेट्स। और अगर वही असेट्स तो परफॉर्म नहीं करता है, असेट्स कौन, मैंने जो लोन लिया है, अब मैं पैसा टाइम टू टाइम पे नहीं कर रहा हूँ, बाउंस कर रहा हूँ बार बार, तो इसको क्या कहता है कि असेट्स मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। दो तरह के मैंने पैसे बताया, बैंक के पास दो तरह के पैसे हैं, एक तो टाइम लायबिलिटी और एक होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी यानी सेविंग अकाउंट के थ्रू जो हमने पैसा जमा कराया या जो बिजनेसमैन करेंट अकाउंट के थ्रू पैसा जमा करवाया, ये जो पैसे हैं ये पैसे हैं डिमांड लायबिलिटी, जब भी डिमांड करके वापस ले लो। RD और FD के थ्रू जो पैसा जमा करता है वो एक टाइम मैच्योरिटी के बाद वापस करना होता है बैंक को, उसको बोलते हैं टाइम लायबिलिटी। लेकिन ये सारे पैसे हैं किसके पास, बैंक के पास। यही बैंक का कहलाता है NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, यानी कि उसके पास डिमांड लायबिलिटी भी है और टाइम लायबिलिटी है, यही उसके पास पैसा है। अब उस पैसे को कैसे एडजस्ट करना है उसके लिए इस तरह के ये नियम बनाए गए। रेपो रेट क्या है, बैंक अगर RBI से उधार ले, है ना, लोन ले, इस कंडीशन में बैंक, रिजर्व बैंक को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। ये कब कितने समय के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। क्या सर इसमें कुछ कोलेट्रल जमा करना पड़ता है, हाँ सर इसमें कोलेट्रल जमा करना पड़ता है। वो कोलेट्रल क्या होता है हमारा, सिक्योरिटी बॉन्ड या सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये चीजें हम उसको जमा करते हैं। इन केस बैंक के पास बहुत पैसा हो गया, अब वो तिजोरी में पड़ा हुआ है, उसका कोई इंटरेस्ट उसको नहीं मिल रहा है, इस कंडीशन में बैंक तो दिवालिया घोषित हो जाएगा जब उसे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और जो डिपॉजिटर का पैसा उसको तो इंटरेस्ट पे करना है। उस कंडीशन में बैंक कहेगा कि सर मेरा जो पैसा है अब बैंक पैसा दे रहा है RBI को, बदले में मुझे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन पे कर रहा है, RBI, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है उसी को बोलते हैं बेटा रिवर्स रेपो रेट। इसके बदले में RBI भी गवर्नमेंट बॉन्ड देता है, किसको, बैंक को देता है, कोलेट्रल यहाँ भी चलेगा। तीसरा है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, बैंक को चाहिए RBI से पैसा तो रेपो रेट पे उठा सकता है, लेकिन उसको पैसा चाहिए कितना, लगभग 1 दिन के लिए, है ना। मैक्सिमम डे कितना है इसका, 1 डे के लिए चाहिए। इस कंडीशन में वो RBI से पैसा लेगा 1 डे के लिए, बदले में कोलेट्रल में क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड 24 घंटे के लिए। कितना मैक्सिमम पैसा ले सकता है बेटा, 2% ऑफ NDTL, जितना उसका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है उसका 2% ही पैसा वो उससे उठा सकता है इस कंडीशन में। और MSF जो होता है वो क्या होता है, रेपो प्लस जो रेट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है वो कितना करना है, रेपो प्लस 0.25%। ये होता है मैक्सिमम एक दिन के लिए। 4 घंटे के लिए लेना चाहो 4 घंटे के लिए ले लो, 1 घंटे के लिए लेना 1 घंटे के लिए लो, इस तरीके से आप पे करते हो। CRR क्या होता है समझते हैं। CRR हमारा क्या होता है कि RBI ने एक फैसिलिटी बनाई है कि बैंक अपना सारा पैसा लोन के रूप में ना बांट दे।
इस बदले में क्या करेंगे कि हम बैंक को एक स्ट्रिक्टली रूल देंगे कि आप कुछ परसेंटेज, वो परसेंटेज तय करेगा आरबीआई, कुछ परसेंट पैसा आप आरबीआई के पास आकर के जमा कर दो। यानी हमारे पास 1 लाख रुपया है तो हमारे पिताजी ने कहा 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में भिजवा दो, तो तुम सब उड़ा दोगे, है ना। कम से कम 10,000 आएगा तो कम से कम चाय वाले को और सॉरी दूध वाले को, बिजली बिल वाले को जमा करने के काम आएगा इमरजेंसी में, अगर पैसा नहीं रहा है तो हम 10,000 जो पापा में जमा के पापा इंटरेस्ट देंगे, पटक के मारेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे तो, हाँ। तो आरबीआई कहता है कि वो पैसा कुछ परसेंटेज तुम मेरे पास ला करके जमा कर दो, लेकिन बात याद रखना इमरजेंसी पे दूंगा तुमको। जब कहोगे मुंह उठा के चले आओगे, पापा 10,000 रुपया दे दीजिए, तो उठा के पटकूंगा, इतना किया हूँ तुम्हारे लिए, है ना, कपड़ा दिया हो, खाना खिलाया हो। तो हमको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है और हम जब चाहेंगे तब भी हमको नहीं मिल रहा है। वो आरबीआई को लगेगा कि यार बैंक मेरा बेटा खतरे में है ना, बैंक को दिक्कत है, उस कंडीशन में मैं उस पैसे को दूंगा उस बैंक को उठाने में। पिताजी लोग यही तो करते हैं, पहले तो गुस्साते हैं लेकिन लगता है कि बेटे को नीड है तो वो देते हैं, है ना। उस कंडीशन में तो उन्होंने एक फैसिलिटी बनाई सीआरआर कि कुछ परसेंट, सम परसेंटेज आप क्या करोगे, बैंक जमा करेगा किसके पास, आरबीआई के पास। और आरबीआई इसके लिए ना कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने वाला है, तुमने मेरे पास पैसा दिया तो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देंगे और ना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वही जो आपका फैसिलिटी है वही होता है बेटा, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या है, पहले तो सीआरआर ले लिया अपने पास रख लिया, फिर कहा कि कुछ बेटा कहते हैं ना, बेटा पापा कहते हैं बेटा एक काम किया करो, सारा पैसा मत खर्च किया करो, कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रखा करो अपने पॉकेट में, है ना, कि कभी इमरजेंसी आ जाए तुम्हारे पास पैसा ना हो। तो इसलिए आरबीआई भी कहता है कुछ तो पहले पैसा पापा ने ले लिया, अब कह रहा है कि कुछ पैसा बेटा अपने पास रखा करो इमरजेंसी के लिए, और तुमको रखना है, ये नहीं कि बस कह रहा हूँ, तुमको रखना ही है। तो यानी बैंक को आरबीआई आदेश करती है, बैंक को आदेश किए कि खुद के पास, सेल्फ के पास कुछ परसेंट आप पैसा, है ना, कुछ परसेंट, वो 20 में 18% है, ठीक है ना, 18% पैसा आप अपने पास ही स्टोर करके रखोगे, उस पैसों को लोन के रूप में वापस नहीं बांटोगे। यानी बैंक में हमेशा 18% एनडीटीएल का पैसा हमेशा रहना चाहिए, वही कहलाता है एसएलआर। तो बैंक ने कहा कि अगर 18% रखेंगे सर तो फिर वो पैसा का तो हमको क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, तिजोरी में रखे हुए पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आरबीआई ने कहा ठीक है तुम इसको 3 फॉर्म में रखो। 3 फॉर्म कौन सा है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड, है ना, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। अगर तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखोगे तो गवर्नमेंट 7-8% देगा कि नहीं देगा। गोल्ड के रूप में रखोगे, गोल्ड का पैसा भागेगा तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कैश के रूप में रखना चाहो रख लो, बैंक कैश के रूप में रखना नहीं चाहती है, बैंक चाहती है इसी में लगाए। इसलिए आपको बड़ा बार बार देखते हो कि बैनर पे गोल्ड लोन 7%, 6% आपको करती है ना। आपने गोल्ड लिया, अपना ही गोल्ड दिया, उसने पैसा दिया, लेकिन जब आप गोल्ड पे कर लेने जाते हो तो 7-6% उसको देते हो कि नहीं देते हो, वही तो बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक का प्रॉफिट यहाँ पे उठा लिया, ये आपका हो गया बेटा एसएलआर। एसडीएफ क्या है, एसडीएफ हमने देखा कि सब कुछ सही चल रहा था कि बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हुआ तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर दिया और बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिया, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ता था आरबीआई को, किसको, बैंक को। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि पैसा इतना ज्यादा आ गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही नहीं है आरबीआई के पास, इस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा। अब तो बैंक का पैसा बैंक के पास और आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। अब बैंक का पैसा अगर बैंक के पास रहेगा तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलना, सॉरी बैंक को इंटरेस्ट मिलना नहीं है। इस कंडीशन में तो आरबीआई फेल हो जाएगा ना, कहेगा सर आप तो मेरे हित के काम करने वाले थे, लोन बांट नहीं सकता हूँ, पैसा मेरे अकाउंट पड़ा हुआ है और डिपॉजिटर का पैसा है। आप नोटबंदी में सारा पैसा जब जमा करवा दी हो तो क्या उसका इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यानी डिपॉजिटर को हम पैसा पे करेंगे और पैसा मेरे किसमें पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कब मिलता है, जब मैं आपको पैसा दे देता। लेकिन आपको जब पैसा देने आ रहा हो तो आप सिक्योरिटी के रूप में कुछ दे नहीं रहे हो, तो पैसा मेरे पास पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक फैसिलिटी लाता हूँ, क्योंकि पैसा तुमको तो इंटरेस्ट बैंक को चलना है, बैंक को इंटरेस्ट चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब इंटरेस्ट तो देने के लिए आरबीआई तैयार है, लेकिन आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। उस कंडीशन में उसने ले आया एसडीआई, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सारा काम वही रहेगा, बस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मसला है वो सॉल्व हो गया। बैंक अपना एक्सेस पैसा किसको दिया, आरबीआई को दिया। क्या दिया, अपना लोन, है ना, लोन के रूप में पैसा दे दिया। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं दिया, मैंने कट लगा दिया, है ना। सिर्फ आरबीआई उसको क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एसडीएफ रेट कहलाता है। लेकिन इस पे देखो एक चीज आ गया कि आपने ये फैसिलिटी तो ले आया, लेकिन अगर रेपो रेट और एसडीएफ दोनों बराबर रहेगा तो लोग क्यों देंगे। एक तरफ हम पैसा दे रहे हैं और हमको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मिल रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगा तो हमारा एसएलआर मेंटेन होगा कि नहीं होगा। 18% जो तुमने एसएलआर बोला है वो एसएलआर हमारा मेंटेन हो रहा है। इस कंडीशन में जब हमने पैसा आपको दिया है तो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिला, एसएलआर मेंटेन करने वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए। तो आरबीआई ने दिमाग लगाया, एक काम करता हूँ दोनों के बीच में इतना डिफरेंस पैदा कर देता हूँ, एसडीएफ वर्सेस रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को इतना डाउन कर देता हूँ और एसडीएफ को क्या करता हूँ, रेपो रेट के इसको लगभग है ना, जो पहले वाला रिवर्स रेपो रेट है उसके बराबर ले आता हूँ। यानी कि अब एसडीएफ आपको मिल रहा है 6.25% और आपको रेपो रेट मिल रहा है कितना, 3.25%। लगभग कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया, 3% का। तो सिंपल सी बात, आप ज़्यादा परसेंट वाला चूज करोगे, रहने दो यार, छोड़ो, 3% एक्स्ट्रा बिल हो रहा है तो हमने 3% एक्स्ट्रा वाला चूज किया, तो कहीं ना कहीं रिवर्स रेपो रेट हमारा लगभग कोलैप्स करता चला जा रहा है और उसकी जगह स्थान ले लिया है एसडीएफ। एसडीएफ हो गया। अगला है हमारा बैंक, है ना। बैंक रेट क्या है, अब उसको समझते हैं। बैंक रेट, तो मैंने बताया कि जो बैंक रेट है बेटा आपका बहुत यूज होता था बैंक रेट। इसमें क्या करते थे कि बैंक वाले आरबीआई से पैसा लेते थे, है ना, आरबीआई से क्या लेते थे, लोन लेते थे, लेकिन किस तरह से, लॉन्ग टर्म्स के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म्स के लिए उनको पैसा चाहिए था, यानी 1 साल से अधिक समय के लिए उनको पैसा चाहिए। इस कंडीशन में बैंक आरबीआई से पैसा लेता था और आरबीआई, है ना, आरबीआई क्या करता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। यानी बैंक जो देता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी को बोलते थे बैंक रेट। अब बैंक लॉन्ग टर्म्स के लिए पैसा बहुत रेयर केस में लेता है, जब उसका एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं हो पाता है उस कंडीशन में, नहीं तो नहीं लेता है। और जो बैंक रेट का जो रेट रखा गया है, बैंक रेट का जो रेट है वो रेट बराबर है किसके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट के बराबर। हो गया कंप्लीट। और हमने टर्म्स यूज किया, हमने क्या यूज किया है, हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमने पॉलिसीज कर दी, ठीक है ना, पॉलिसीज, यानी कल से जो अब तक पढ़े हैं वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, 15 से 20 मिनट, ये होता है पढ़ने का फायदा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जब भी हमें मार्केट में पैसा उतारना है तो आरबीआई क्या करता है, बैंकों को छूट देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट में उतारे। और मार्केट में ज़्यादा पैसा कैसे उतरेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी तो बैंक से पैसा लोगे। अभी बैंक बोलते 4% पे लोन देंगे पर एनम, तो पूरा भीड़ लग जाएगा बैंक में। और अभी बैंक कह दे कि कम से कम 50% पे लोन देंगे, बैंक में कोई मक्खी नहीं मारने जाएगा, कहेगा 50% दूंगा, बगल वाला मेरा 10% पे दे रहा है, सही है ना। तो क्या करेगा, जब भी बैंक आरबीआई को लगता है कि मार्केट में हमें ज़्यादा पैसा उतारना है तो वो सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करता है, कम कर देता है। जब कम करता है तो वो लिबरल कहलाता है, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने सीआरआर के थ्रू बताया था, बट ये ध्यान रखना कि, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो वो कहलाता है लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मार्केट में पैसा बिंदास उतारो, बैंक को छूट है। अब बैंक जब लोन ज़्यादा बांटने को मिलता है ना, बैंक बड़ा खुश होता है, अब तो दबा के पैसा बांटेंगे। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा नहीं उतारना है ना, बहुत महंगाई बढ़ गई है, अब थोड़ा पैसा खींचने का समय आया है, तो वो क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, लोन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप बैंक बांटना भी चाहेगा तो आदमी कहेगा काहे होगा भाई, बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है, तो कहेगा चलो बाद में जब देखते हैं दिवाली में सस्ता होगा तब देखेंगे। हाँ, करंट में लिबरल ही चल रहा है अभी ना। हाँ, भी लिबरल चल रहा है, अभी तो कम किया गया, बहुत बढ़िया यूज किया गया, खूब पैसा लो, है ना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारा योजना चल रहा है, सब्सिडी भी दबा के दे रहे हैं, तो इस समय तो एकदम लिबरल चल रहा है, इसलिए तो महंगाई एकदम चरम पे है। देख रहा हो ना, अभी मत कहना कि सर जीएसटी कम हो गया है तो महंगाई, चलो कुछ दिन का है, ले लो, है ना, एक बार इलेक्शन के बाद फिर मिलेंगे, ठीक ना।
अगर भाई आप ही के हाथ में था, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, जब आप ही के हाथ में था तो जब आपने जीएसटी लागू किया उसी समय कर दिए होते। आपने जीएसटी लागू किया उसी समय तो आप कम कर दिए होते। आपने तो अभी अब जाकर के आपको याद आया इतने साल बाद की जीएसटी को कम करना चाहिए, और किया भी तो एजुकेशन पे कुछ नहीं किया। यानी एजुकेशन में आपको पैसा चाहिए। जापान जैसा देश है कि एक बच्ची के लिए ट्रेन चला सकता है, हाँ? जब तक उस बच्ची की पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ पे आप बच्चे की पढ़ाई पे ही मारे हो एकदम, उसमें पैसा चाहिए आपको। तो समझ सकते हो देश की स्थिति क्या होगी। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, वो अब गवर्नमेंट की बात है, पॉलिटी में करेंगे, हमारे लिए नहीं है, ठीक ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब बढ़ाया जाता है उसी को बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। हमने सिकंजा कसा है किस पे, बैंक पे। जब टाइट रहेगा ऑटोमेटिक आदमी पैसा नहीं लेंगे, यही आपकी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। और कोई टर्म्स जो छूट गया हो, कॉपी पर से कर लो तुरंत इमीडिएट। हाँ हाँ, रीफाइनेंस एंड डिस्काउंटिंग, ठीक, जो आज ही बताएंगे, है ना। रीफाइनेंस एंड डिस्काउंटिंग, रीफाइनेंस एंड री डिस्काउंटिंग। अब डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पे नहीं, बैंक के तरीके से। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट ने एक बनाया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को दे दिया बैंक को। कितने साल के लिए था बेटा, 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 7%, 8% ले लेते हैं, हर बार थोड़े एग्जाम्पल लेंगे। 8% हो गया। गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको दे दिया, बैंक को। बदले ने इसको क्या दे दिया, पैसा। कितना पैसा था, 1 लाख। चलो 1 ही लाख ले लो तुम, 1 लाख में तुम 1 ही लाख ले लो, 1 लाख रुपया दे दिया। बैंक को अचानक एक कस्टमर आया, 1 लाख का काम है, 12% दूंगा। बैंक का दिमाग चमकने लगा, है ना। बैंक ने कहा अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो बैंक क्या करेगा, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इसके पास था, है ना, इसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला गया। आरबीआई को दे दिया और आरबीआई से बदले में पैसा दे दिया, लोन ले लिया। और जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा तो भाई सिंपल सी बात है, बैंक आरबीआई को पैसा देकर गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेगा, और फिर इस गवर्नमेंट बॉन्ड को गवर्नमेंट को दे देगा, और गवर्नमेंट से पैसा प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेगा। यही आपका कहलाता है बेटा रीफाइनेंस। यानी एक ही चीज जो फाइनेंस, एक बार फाइनेंस हुआ था, है ना, वही आपका रीफाइनेंस हुआ। एक बार फाइनेंस, आप गाड़ी में भी देखते होंगे, आप 4 व्हीलर ले लो, फाइनेंस करा लो, दोबारा चाहो तो आप रीफाइनेंस करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो असेट्स तो है, आप ही का असेट्स है ना, उसका कोई तो मूल्य है, आप रीफाइनेंस करा लो उसके ऊपर। तो एक ही चीज को 2 बार, है ना, एक ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक ने भी अपने पास रखा है ना, और गवर्नमेंट को पैसा दिया है, और उसी बॉन्ड को आरबीआई के पास रख करके फिर से इसने भी पैसा उठाया। रीफाइनेंस, रीडिस्काउंटिंग। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट गया बैंक के पास, बैंक ने दिया पैसा, है ना, लोन दे दिया। बैंक के पास क्या आ गया, इसका कागज आ गया, है ना। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड है, 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का, है ना। 1 साल के लिए टाइम देना, 1 साल के लिए इसने दे दिया बैंक को। बैंक को चाहिए, अब बैंक करे क्या, तो बैंक को पैसा चाहिए, और उसको पैसा चाहिए सेल करके, गिरवी भी रखने का मन नहीं है। ये दूसरे बैंक के पास गया, कहा भाई मेरे पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोगे क्या, ले लेंगे यार, क्या करना है, गिरवी रखना है, कहना गिरवी नहीं रखना, गिरवी रखना तो आरबीआई के पास चले गए होते, तो क्या बेचना है, कहाँ बेच दो, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठा करके इस बैंक के पास दे दिया। ये है हमारा एक्स बैंक, ये हमारा वाई बैंक, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसके पास आया, इसने पैसा इसको दे दिया, और इसने इसको सेल कर दिया इसके हाथ। यानी कि पहली बार एक बार भजा चुका है, यानी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इसके पास आया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसको दूसरे बैंक के थ्रू उसने क्या कर दिया है, भजा दिया है। यानी कि एक बार डिस्काउंट हो चुका है, एक बार उसको भजा चुका है। लेकिन जब जैसे ही टाइम फ्रेम कंप्लीट होगा 1 साल का, तो गवर्नमेंट को चाहिए अपना गवर्नमेंट बॉन्ड, और गवर्नमेंट पैसा प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। बट एक्स तो इसके पास आएगा नहीं, क्योंकि एक्स तो निश्चित हो गया बेच करके। अब इसके पास वाई आया, वाई ने ये कागज इसको वापस किया और इसको कैंसिल करवा दिया। अब बदले में जो गवर्नमेंट बॉन्ड था और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के कौन चला गया, वाई चला गया। ये आपका होता बेटा रीडिस्काउंटिंग। लेकिन नॉर्मली इसमें वाई का कोई रिश्ता ही ना होता, वाई का इसमें 2 बार डिस्काउंट हो, इसलिए रीडिस्काउंट है। अगर सिंपल सा होता कि गवर्नमेंट ने बैंक को दिया,
बैंक के मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद बैंक उसको कागज वापस करता और पैसा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेता, इसको ही डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ये जो मेथड होता वो क्या होता डिस्काउंटिंग, बट ये 2 टाइम्स हुआ है डिस्काउंट, इसलिए इसको बोलते हैं री डिस्काउंटिंग। और कोई टर्म्स कंप्लीट? ये तो हो गया आज और कल का रिकम। इससे पहले क्लास में किसी को कुछ पूछना हो ये क्वेश्चन पूछ लो 5 मिनट है अभी, पूछो। यहाँ तक रिकॉल हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? ठीक है, कल फिर नया सिलेबस शुरू हो जाएगा। कल आपको बैंकिंग में ही रखूंगा, लेकिन अब उसमें आपको बता दो पूरा, या तो कल शुरू करूँ या फिर मैं अगले दिन फ्राइडे या सैटरडे में शुरू करूँ। मैं सोच रहा हूँ पूरे जो बैंकिंग है पूरे बैंकिंग सेक्टर को बता दूँगा कि बैंक कौन से बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक कैसे काम करता है, फॉरेन बैंक कैसे काम करता है, ठीक है ना, आपका आरआरबी कैसे काम करता है ना, आरआरबी बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, ये सारी चीज़ें भाई पता होगा तो ठीक है पता। कमर्शियल बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक, आरआरबी बैंक, ये नाबार्ड क्या है, ये बैंकिंग है ना, बैंकिंग फाइनेंस तो आपने पढ़ लिया, आपने पैसा इनकम इधर उधर कर लिए, बैंकिंग अभी थोड़ा सा आपका बचा, बैंकिंग हम कंप्लीट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? सब तेज हो है ना, टेस्ट लेंगे तो समझ में आएगा।